डियर फ्रेंड्स एंड डियर ट्रेनीज, तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप देख रहे होंगे टैगलाइन हमारा आज का, सिलेबस ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर। सिलेबस ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर। तो जैसा कि अधिकतर ट्रेनीज को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व मैंने किया कि बीएड फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस ही पता नहीं रहता है सब ट्रेनीज को। ट्रेनीज मिस होता है प्रशिक्षु। ट्रेनिंग मिस क्या होता है? प्रशिक्षु। जब आप बीएड में एडमिशन ले लेते हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बीएड में एडमिशन कैसे लिया जाता है, उसका फुल सिलेबस विथ फीस मैंने एक स्टैंडर्ड सिलेबस आपको कवर करवाया था। इस वीडियो में मैं जब आप एडमिशन लोगे बीएड कॉलेजेस में, आपकी यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका जेएनयू हो, चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका बीएच यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका कलिंगा यूनिवर्सिटी हो, चाहे उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो। कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी कोई भी हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है जो बीएड फर्स्ट ईयर का होता है। आज मैं पूरा बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको कवर करवाऊंगा। क्या आखिर उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और किस सब्जेक्ट में किस टाइप के चैप्टर्स आते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेबस ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर। अब इसमें मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं, किनका किसका कितने मार्क्स का एग्जाम आता है, कितना ग्रेडिंग आता है, तो हम लोग वन बाई वन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं उसको आपको यहाँ पे लिखूंगा, और उसके बाद वन बाई वन हम लोग हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स करेंगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो डियर ट्रेनीज, जैसा कि मैं बार बार आपको ट्रेनीज बोल रहा हूँ, ट्रेनीज को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग, TRAIN TRAIN। ट्रेनिंग मिस होता है प्रशिक्षु। हिंदी में ट्रेनिंग को हिंदी में वी कैन से इन हिंदी ऑफ ट्रेनिंग इज प्रशिक्षु। जैसा कि ट्रेनिंग वर्ड से लग रहा होगा आपको कि कोई ट्रेनिंग करने गया है, मतलब आप बीएड में जाओगे तो आप स्टूडेंट नहीं रहोगे उस समय। बीएड में एडमिशन लेने के बाद आफ्टर टेकिंग एडमिशन हम लोग उसको ट्रेनिंग कहते हैं, प्रशिक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशिक्षु कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है ट्रेनिंग। तो सबसे पहले इस वर्ड को जान जाइए कि वहाँ पे स्टूडेंट नहीं बोला जाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने बीएड का काफ़ी सारा टॉपिक आपको जो अपने यूट्यूब पे डाला है, उसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। बीएड डीएलएडी सीटेट एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपका बीएड का टॉपिक है। तो उसमें मैं कभी स्टूडेंट्स नहीं बोलता, और यदि स्टूडेंट्स मैं बोल दिया तो है ना, वो गलत है रियल में। तो खैर स्टूडेंट्स भी तो सीखने वाले होते हैं, है ना। आप जब बीएड कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ भी तो आप सीखोगे। आपके जितने भी फैकल्टीज होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होंगे, जैसे हमारे सर होते हैं, जैसा कि मैं नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ से मैं बीएड कर रहा हूँ, और मैं 2020-22 बैच का हूँ, और मेरा अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं पाटलिपुत्रा है ना, सेशन लेट चल रहा है। तो हमारे मित्र वगैरह, दोस्त वगैरह बहुत सारे लोग थे, उन्हें बहुत कन्फ्यूजन था कि फर्स्ट ईयर में आखिर होता क्या है सिलेबस। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, और मैंने अपने टीचर से, मैम से, अपने एचओडी सर से बात किया, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, मतलब कम्युनिकेट किया, है ना, संज्ञान किया। तो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया, सूचनाएं जो प्राप्त की, इसी को तो संज्ञान बोलते हैं, जो आपको बीएड में पढ़ना पड़ेगा, ये सब। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने लिखा है यहाँ पे, लुक एट द बोर्ड। कोर्स 1 एक पहला सब्जेक्ट होता है, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6, कोर्स 7A। तो कोर्स 1 जो है ये सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, जिसको बीएड के भाषा में हम लोग BCC 1 भी बोलते हैं। कोर्स 1 को हम बीएड के भाषा में क्या बोलते हैं? BCC 1 भी बोलते हैं। तो कोर्स 2 को क्या बोलेंगे? BCC 2 बोलेंगे। BCC 3, BCC 4, BCC 5, BCC 6 और कोर्स 7 के ए के बारे में बता रहा हूँ,
पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोर्स 1 जो है, जिसको मैंने बोला BCC 1 बोला, इसमें जो सब्जेक्ट का नाम है, ये विषय का नाम है सब्जेक्ट, विषय। किसी भी सब्जेक्ट का नाम होता है, जैसे आपने क्लास 10 किया हो तो इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, हिंदी। तो सब्जेक्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। क्या होता है? बचपन। और ग्रोइंग अप मतलब बढ़ना। तो बच्चे जो बढ़ते हैं उसके बारे में सारी जानकारी हम लोगों को BCC 1 में मिलता है। उससे रिलेटेड जितने भी अध्ययन होते हैं वो मैं डिटेल आपको स्पेशल जब चैप्टर सिलेबस होगा कि इसके बारे में तो मैं कर दूंगा, है ना। पहले मैं पूरा ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले कोर्स 1 जो BCC 1 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग, पहला सब्जेक्ट। इसमें क्रेडिट दिया जाता है, कैसा आपका परफॉर्मेंस है। तो टोटल क्रेडिट होता है 4, इसमें 3 मिलेगा, किसी किसी को 4 भी मिलता है जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो चलिए, क्रेडिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है मार्क्स। ये 80 मार्क्स का आता है एग्जाम। जो एग्जाम होगा आपका, जो आपके कॉलेज में नहीं होगा, जहाँ आप एडमिशन लेते हो वहाँ नहीं होगा, इसके लिए अलग सेंटर जाता है। तो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब 80 मार्क्स का कैसे कैसे 10 नंबर का कितना आएगा, लॉन्ग क्या आएगा, शॉर्ट क्या आएगा, वो तो मैं पार्टिकुलर बताऊंगा। तो सबसे पहले BCC 1 कोर्स 1 में पहला सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड मतलब बचपन, ग्रोइंग अप मतलब उसका वृद्धि होना, बच्चे का बढ़ना। 4 क्रेडिट 80 नंबर का। इसमें 20 नंबर होता है प्रैक्टिकल, जो कि आपका कॉलेज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कॉलेज के अंदर। एक कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको 20 मार्क्स में 18 देगा या 19 देगा या 17 देगा या 16 देगा। जैसा आपका कॉलेज में परफॉर्मेंस होगा, आपका अकॉर्डिंग टू मार्क्स को आंका जाएगा। तो टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो आपका पहला सब्जेक्ट है कोर्स 1, सब्जेक्ट का नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सब्जेक्ट हो गया। क्रेडिट 4, इसको समझ लीजिए, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। मायने रखता है 100 मार्क्स, आप समझ सकते हैं, 100 नंबर का, जिसमें 80 नंबर थ्योरी और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। अब सेकेंड सब्जेक्ट में हम लोग आ रहे हैं, कोर्स 2, जिसे बोला जाता है BCC 2। BCC 1, BCC 2, बीएड में इसको बोला जाता है BCC 1, BCC 2। अदर जगह कहीं नहीं बोल देना है, बीएड में बोला है ना, जब एडमिशन लेने के बाद आप जाओगे तो। सेकेंड जो सब्जेक्ट है डियर ट्रेनीज या प्रिय प्रशिक्षु, एडमिशन लेने के बाद जो हम, जैसा कि मैंने बताया, प्रशिक्षु बोला जाता है ना, स्टूडेंट्स बोला जाता है, विद्यार्थी नहीं बोला जाता। कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्परेरी में समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन भारत और शिक्षा। हमारे इंडिया में ये जो शिक्षा नीति जो चली आ रही है, सबसे पहले 1964-66 में आई थी शिक्षा नीति, 52 में भी आई थी, है ना। मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग 64-66 में आई थी। 1986 में नई शिक्षा नीति, 1986 की बात कर रहा हूँ, जिसमें 10+2+3 जो अभी तक चल रहा है, और जो 2020 में फिर आई कस्तूरी रंगन के कमिटी में 5+3+3+4 जो अभी इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा से संबंधित कोई चीज पढ़ना होगा। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स वगैरह में देखते होंगे कस्तूरबा गांधी योजना, पोषाहार योजना, समख्या योजना, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, ब्लैक बोर्ड योजना। ये सब जो प्लान्स हैं, ये सब जो योजनाएं हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, जन जन तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए सरकार प्लान लाती है, जो कि आज़ादी के बाद से ही चल रही थी। टेक्निकल कॉलेज में आप देखते होंगे उड़ान CBSE योजना,
जब आप टेक्निकल कॉलेज में जाओगे, मतलब हायर एजुकेशन ISC ग्रेजुएशन करोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहाँ भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये सब जितने भी प्लान्स आते हैं सब शिक्षा से संबंधित होते हैं। लड़कियों को जब भी वो 10th करती है, 12th करती है, ग्रेजुएशन करती है, उनको 25,000 मिलता है। तो ये सब जितने भी योजनाएं आते हैं सब, ये आप देखते होंगे स्कूल्स वगैरह में देखते होंगे, मिड डे मील जो दोपहर में खाना खिलाया जाता है, मध्याह्न भोजन, ये सब जितने भी प्लान्स हैं सब इसमें आपको पढ़ने होंगे। तो आप समझ सकते हैं इस सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें संविधान भी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी, कि शिक्षा के लिए क्या क्या संविधान दिए गए, मौलिक अधिकार क्या है। 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा मिला है। हर बच्चे को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिया जाएगा, उसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। ये सब जितने भी योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, कमेटी हैं, वर्धा कमीशन है ना, ये सब कमीशन आयोग है, मुदालियर जैसा कि मैंने जिक्र किया, बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी लाए थे, जाकिर हुसैन शिक्षा। तो ये सब जितने भी योजनाएं हैं सब कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में पढ़ना है, सेम है। और क्रेडिट थ्योरी 80 मार्क्स, प्रैक्टिकम 20 मार्क्स 100। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। मतलब हो गया 100 + 100 टोटल 200, जिसमें कि आपका 20 मार्क्स कॉलेज देगा, इंटरनल होगा है ना, कॉलेज होगा, और एक क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, जिसका आपको पेपर एग्जाम जाकर सेंटर पे देना होगा। अब हम लोग तीसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, डियर ट्रेनिज। कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग, BCC। तो BCC 1, BCC 2, BCC 3। लर्निंग मीन्स होता है सीखना, और टीचिंग मीन्स सिखाना। तो बच्चे को कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ये भी तो पढ़ना होगा। आप बीएड कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, शिक्षा है ना, प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, तो बच्चे की जो है ना मानसिकता होती है, साइकोलॉजी होती है, बच्चे को किस इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाए। जब हम लोग क्लासरूम में क्लास ले रहे हैं तो बोर्ड पे मैं ऐसे करके लिख रहा हूं और पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, तो गलत है, मैनेजमेंट गलत है। मतलब आपको एक एंगल बनाना है इस तरीके का। तो आप यहां पे लिखोगे, लिख भी रहे हो, एक बार ऐसे करके देख भी सकते हो। बोर्ड को कैसे साफ किया जाता है, बच्चे को कैसे टॉपिक से पढ़ाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात। पर बच्चे को ऐसे पढ़ाइए जो बच्चा जानता है पहले से, और उसके बाद जो नहीं जानता है पढ़ाई, तो बच्चे को इंटरेस्ट जगेगा। तो लर्निंग एंड टीचिंग में यही सिखाया जाता है कि बच्चे को किस विधि से पढ़ाया जाए। पढ़ाने की बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मॉन्टेसरी मेथड्स जो बच्चे को यूज होता है, एक्सप्लेनेशन मेथड्स, ओके, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो काफी तरीके के मेथड, आगमन निगमन, इंडक्शन मेथड्स। तो बहुत तरीके, पढ़ाने का बहुत तरीका होता है, उस तरीके से बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, ये सब चीजें इसमें आएंगे, लर्निंग एंड टीचिंग में आएंगे। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने किस तरीके से बच्चे को सिखाने के लिए कोशिश किया। तो सीखना और सिखाना, खुद सीखना भी और सिखाना भी है। तो सबसे पहले देखें आप लोगों ने चाइल्डहुड, बच्चे वाला, जो एक बच्चा बड़ा हो रहा है, इसमें पूरा आयोग वगैरह पढ़ना है, शिक्षा से संबंधित। इसमें सीखना और सिखाने के संबंधित आएगा, लर्निंग एंड टीचिंग आएगा। ये भी सेम होगा, क्रेडिट 4, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल और 100 मार्क्स टोटल आपका हो गया। मतलब सोच सकते हैं 100, 100, 100, टोटल 300। तो BCC 1, BCC 2, BCC 3 ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो आप समझ सकते हैं, मार्क्स से ही समझ सकते हैं कि आपका देख रहे हैं 300 नंबर का ये आने जा रहा है एग्जाम में, फर्स्ट ईयर में। कितना का, कौन से ईयर में, ये मैं पूरा होल सिनारियो आपको फर्स्ट ईयर के बारे में समझाने जा रहा हूं, ओके।
तो जैसा आप देख रहे हैं कि BCC1, BCC2, BCC3 कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितने मार्क्स का है डियर ट्रेनिज 300। अब चौथा सब्जेक्ट आएगा कोर्स 4, इसको बोलेंगे BCC4, कोर्स 4 BCC4, BCC1, BCC2, BCC3, BCC4, BCC5, BCC6। 4 में क्या होता है डियर ट्रेनिज, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज सब लोग जानते हैं, भाषा, तो करिकुलम इस पाठ्यक्रम। अब बच्चे को किस भाषा में सिखाया जाए ताकि बच्चे अच्छे से गेन करें। अब मैं ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाने से क्या फायदा। तो जिस तरीके के बच्चे होंगे उसी तरीके का लैंग्वेज यूज करना चाहिए। जिस तरीके से वर्धा आयोग में 1937 में हुआ था, महात्मा गांधी ने बोला था प्राथमिक जो विद्यालय के जो बच्चे होते हैं 1 to 5 उन्हें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। रीजनल मीन्स क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा में क्या होता है, बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। यदि किसी बच्चे को, यदि आप माना कि तमिलनाडु में क्लास ले रहे हैं, तो तमिलनाडु में बच्चे का जो क्लास लेंगे तो उसको तमिल भाषा में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सीखेगा। हम तमिलनाडु में जाकर इंग्लिश में क्लास लेंगे, हिंदी में क्लास लेंगे तो कितना उसको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसे यही चीज़ करना है कि बच्चे को किस भाषा में पढ़ाया जाए, उसके पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाए, वो इसमें पढ़ना होता है। ये आप में क्रेडिट 2 होता है, क्रेडिट कम गया, थ्योरी मार्क्स 40 नंबर हो गया, आधा हो गया। तो आधा हो गया तो प्रैक्टिकल भी 10 हो गया, तो ये 50 नंबर का पूछता है। आप देख रहे होंगे BCC1, BCC2, BCC3 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, और 4, 5, 6 होता है 7 50 मार्क्स का। तो जब 50 मार्क्स का हुआ तो क्रेडिट भी देख रहे हैं 2 हो गया और मार्क्स भी कम गया, 40 थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल भी कम गया, 10 हो गया, और यहाँ भी कम गया 50। मतलब यहाँ 100 था, यहाँ पे अब 50 पे आ गया। कोर्स 5 जो कि BCC5 होता है, तो देख रहे हैं हमने BCC5, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। इसमें भी देखिए क्रेडिट 2 हो गया क्योंकि 50 मार्क्स का आता है, थ्योरी 40 मार्क्स, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स और फुल मार्क्स 50। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, अब इसमें क्या पढ़ाना है डियर ट्रेनिज, डिसिप्लिन से संबंधित, अनुशासन से संबंधित पार्टिकुलर हर सब्जेक्ट का मैं एक अलग, है ना, हम लोग करेंगे इसके बाद। पर इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कौन सा ओवरऑल मैं सबको दे दूंगा कि क्या क्या सिलेबस होता है पढ़ना। चैप्टर तो जरूर बताऊंगा कि ये चैप्टर होता है। कोर्स 6 मतलब BCC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, क्रेडिट 2, थ्योरी मार्क्स 40, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स, फुल मार्क्स 50। अब BCC6 के बाद आप देखते होंगे यहां लिखा हुआ है कोर्स 7A, तो कहीं ना कहीं 7B भी होता होगा। तो फर्स्ट ईयर में 7A होता है और सेकेंड ईयर में 7B होता है। कहने का मतलब है कि जो 7, हाँ पहले BCC6 समझाता हूँ, इस एक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। यहाँ से मैं यहाँ तक भाषा हो गया, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन के बारे में समझाया जाएगा। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में क्या होता है, लिंग, विद्यालय और समाज। जिस तरीके से हमारे समाज में लिंग के अनुसार प्रायोरिटी मिलती है, आप देखते होंगे ज्यादातर हम लोग का जो इंडिया है 35-सत्तात्मक है, मतलब मेल डोमिनेंट है। हर चीज में मेल को आगे कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। तो उससे संबंधित पढ़ाया जाएगा कि हम लोग का समाज कैसा होना चाहिए और सबको बराबर बराबर दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो
चाहे वो लड़का, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो समुदाय में हो, चाहे वो किस पर्यावरण के किसी भी कोने में हो, जो मिलेगा आपको दर्जा, वो लड़कियों को भी समान और पुरुषों को भी समान। इसका भी क्रेडिट 2 होता है। थ्योरी 40 मार्क्स, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स और फुल मार्क्स 50 होता है। अब कोर्स 7A, पेडागॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट 1। अब इसमें क्या होगा डियर स्टडीज? पेडागॉजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। पेडागॉजी भी शिक्षा शास्त्र, मतलब शिक्षा कैसे होता है, ग्रहण किया जाता है या दिया जाता है। तो जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा ग्रेजुएशन में, जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा, सब्सिडी की बात मैं नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा है किसका? ऑनर्स पेपर का। तो उसमें किसी का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का साइकोलॉजी होगा, किसी का जूलॉजी होगा, किसी का बॉटनी होगा, किसी का सोशियोलॉजी होगा, किसी का लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश होगा, किसी का संस्कृत होगा। तो ये आपका क्रेडिट 2 होगा। क्रेडिट 2 आप समझ रहे हैं, 100 मार्क्स में 4, 50 मार्क्स में 2। इसका भी आपका एग्जाम होगा 40 मार्क्स का। प्रैक्टिकल होगा 10 मार्क्स और टोटल 50 मार्क्स। मार्क्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि BCC 1, BCC 2, BCC 3 100 मार्क्स, 4, 5, 6, 7 50 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। ओके, अब ये जो आप देख रहे हैं 7 है, जो आपका ऑनर्स पेपर है, जो आपका ऑनर्स पेपर है। अब लगेगा कि इसमें पूछता क्या है, तो इसमें एक्चुअली में सिलेबस जो होता है वो मैं सिलेबस आपको बताऊंगा, और इसका सिलेबस कुछ कॉमन में बता देता हूँ कि इसमें जो कॉमन होता है वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, सबको पढ़ाने का तरीका, एक जो मेथड्स होता है टीचिंग ऑफ वे, कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, उससे क्या क्या मेथड्स होते हैं, इंडक्शन मेथड्स, ये सब आएगा, जितना भी ये सब है ना। मैं इसमें जाऊँगा तो बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, आगमन निगमन, ये सब जो विधि होती है, ये सब विधि से कैसे पढ़ाया जाता है। जैसे इंग्लिश, मेरा ऑनर्स पेपर इंग्लिश है, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ B.Ed। तो इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, क्या तरीका होना चाहिए। जब मैं क्लासरूम में घुसूंगा तो बच्चे को सबसे पहले क्या करूंगा, जाकर स्टार्ट कर दूंगा लिखना के लिए, क्या नहीं, सबसे पहले इधर हम लोग बजाते लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और टॉपिक लिखेंगे कि मैं क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ से रिलेटेड पढ़ने को होता है। जैसा कि मैंने बताया, मैं ऑनर्स पेपर इंग्लिश, तो इन इंग्लिश में क्या होता है कि बच्चे को ऐसा इंग्लिश पढ़ाया जाए, इस टाइप से लैंग्वेज रखा जाए ताकि वो समझ सके, अच्छे से उनके माइंड में जा सके। ओके, इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, एंशिएंट इंग्लिश। कि इंग्लिश को भी बहुत टाइप से बांटा गया है। इंग्लिश में ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चे ऐसे से समझें। सिलेबस नहीं पूछता, टेंस टाइम नहीं पूछता है, वॉइस नहीं पूछता, नरेशन नहीं पूछता, क्वेश्चन टैग, इक्वल टू, डिग्री, इनफिनाइट, ये नहीं पूछता। पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, एंटो, साइनो, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये नहीं पूछता। पूछता है कि लेटर राइटिंग बच्चे को कैसे समझाया जाए ताकि बच्चे समझ सकें। तरीका, मेथड जानना आपको जरूरी है कि मेथड कैसे होता है, कि बच्चे को ऐसे चीज पहले बताएं जो बच्चा जानता, और उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जो नहीं जानता करें तो बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा जगेगा। मैथ्स वाले को भी अपना प्रोसेस होता है, हिंदी वाले अपने प्रोसेस से पढ़ाएंगे। सोशल स्टडीज में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, संस्कृत, वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे। तो आपने देखा, अब मैं मार्क्स पे आता, 100, 100, 100, टोटल 300। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। 50, 50, 50, 50। ओके,
ये हो गया आपका 200 मीन्स 3 4 5। अभी तक हम लोगों ने टोटल 500 का कर लिया है। अभी भी बाकी है सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। ये जितने भी सब्जेक्ट्स का मैं जो जिक्र किया, ये आपका जितना भी पेपर है उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वो एग्ज़ाम जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उससे बाहर लिया जाएगा, उसका सेंटर होगा। मे भी दूसरा है ना, शहर भी चेंज हो सकता है। हो सकता है कि बिहार शरीफ का सेंटर पटना चला जाए, हो सकता है लखनऊ का सेंटर गाजियाबाद चला जाए, हो सकता है कि रांची का सेंटर जमशेदपुर चला जाए। तो सेंटर चेंज होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका 500 मार्क्स, कितना मार्क्स? 500 मार्क्स। तो 500 मार्क्स जो हुआ, अभी भी 3 पेपर और होता है, और वो 3 पेपर का जो एग्ज़ाम होता है 50-50 नंबर का होता है, जो कि कॉलेज में होता है जहाँ पे आप एडमिशन लिए हैं। ओके, तो मैं इसके बाद ये तो समझ गया 500 का आपका क्लियर हो गया होगा। 500 में नो डाउट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 भी सेकेंड ईयर, अभी मैं फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों ने 500 का कवर कर लिया। अभी हम लोग 3 पेपर और करेंगे जो कि कॉलेज में होगा, जो है ना उतना ही मायने नहीं रखता, वो कॉलेज में होता है। तो कॉलेज में आप समझ रहे हैं, एक विदेश फॉरेन में मैच खेलना और एक विदेश है ना अपने घर में मैच खेलना, अंतर होता है। थोड़ा सा कॉपरेशन होता है सब लोग का, थोड़ा तो जरूर होगा। अब हम बिहार में हैं, बिहार में काम करेंगे तो यहाँ के लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा। लेकिन मैं यदि चला जाऊँगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, लद्दाख, तो वहाँ पे लोगों का कॉपरेशन थोड़ा सा तो कम मिलेगा ना, बस यही। तो 500 का मार्क्स हम लोग देंगे सेंटर पे, और 150 150 3 सब्जेक्ट और है, 150 मार्क्स 150 नंबर का हम लोग जो एग्जाम देंगे वो हम लोग कॉलेज के अंदर देंगे। तो वो क्या क्या सब्जेक्ट्स आएगा जो जस्ट मैं अभी डिटेल करने जा रहा हूँ। तो डियर ट्रेनिंग, आप लोगों ने देखा मैंने अच्छे तरीके से BCC 1, BCC 2, BCC 3, BCC 4, BCC 5, BCC 6, BCC है ना, लास्ट में BCC नहीं बोला जाता है, 7A जो ऑनर्स पेपर था 50 नंबर का, उसमें जो 1 2 3 था 100 मार्क्स का था, और 4 5 6 और 7 50 मार्क्स का था। टोटल हम लोगों ने वहां पे कितना किया था? 500 मार्क्स। अब जो 500 मार्क्स है सेंटर पे होता है उसका एग्जाम। अब आगे का सब्जेक्ट जिसे बोला जाता है EPC 1, EPC 2, EPC 3, EPC 1, EPC 2, EPC 3। तो डियर फ्रेंड्स, EPC का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंजीनियरिंग सेक्टर में EPC का फुल फॉर्म अलग होता है, और बीएड सेक्शन में EPC का फुल फॉर्म अलग होता है। इंजीनियरिंग सेक्शन में EPC का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। और बीएड में EPC का फुल फॉर्म होता है enhancing professional capacities। तो इंजीनियरिंग का ध्यान में रखना है, लेकिन पूछता नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग वाले से पूछेगा। इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन इनहांसिंग, तो आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन और इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। इन्हांसिंग मतलब बढ़ाना,
प्रोफेशनल मीन्स खुद का, पेशेवर। कैपेसिटी मीन्स क्षमता, खुद का क्षमता बढ़ाना। इसमें 3 सब्जेक्ट होता है, EPC 1, EPC 2, EPC 3। तो इसमें क्या है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, क्रेडिट टू 50 मार्क्स। ड्रामा वगैरह पढ़ना होता है, आर्ट वगैरह पढ़ना होता है, EPC 2। EPC 3 में कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड पढ़ना होता है। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसका मैं सेपरेट आपको डिटेल्स करूंगा। सबसे पहले BCC 1 के बारे में बताऊंगा क्या है। अब तो आप इतना जान गए होंगे कि 500 मार्क्स कहाँ होगा, आपका सेंटर पे होगा, और 150 मार्क्स टोटल कितना हो गया, 650 मार्क्स। ये आपका एग्जाम कॉलेज के अंदर होगा। 150 मार्क्स कॉलेज के अंदर, 500 मार्क्स कॉलेज के बाहर। और मैंने पार्टिकुलर आपको सब्जेक्ट के बारे में भी बता दिया। अब इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या होता है, कौन से चैप्टर्स होते हैं, उसका मैं से है ना, मैं बना दूंगा। तो तब ओके, ठीक है, मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बना रहा हूँ। आप लोग ने देखा कि मैंने आपको पूरा फुल सिलेबस BCC 1, BCC 2, BCC 3, BCC 4, BCC 5, BCC 6 और 7A को अच्छे तरीके से बताया। अब मैं सबसे पहले जो था आपका सब्जेक्ट BCC 1, यहाँ पे लिख दिया हूँ BCC 1, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, कोर्स 1। एक कोर्स, या तो कोर्स 1 बोले या तो BCC 1 बोले। और ऊपर मैंने दिया B.Ed फर्स्ट ईयर, इसे क्या बोलते थे सब्जेक्ट का नाम, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, बाल अवस्था एवं बड़ा होना। बाल अवस्था एवं बड़ा होना, जैसे बाल अवस्था का जो एज होता है 2 से 12 होता है, कहीं कहीं आपको 6 से 12 भी मिलेगा। तो उसको बांट दिया जाता है पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। 2 से 6 को पूर्व बोला जाता है, 6 से 12 को आपको उत्तर बाल अवस्था बोला जाता है। तो जितने भी रिलेटेड हैं, है ना, इसमें मैंने बताया था आपको क्रेडिट 4 होता है, थ्योरी 80 मार्क्स होता है, प्रैक्टिकम 20 मार्क्स होता है। टोटल कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। तो इसमें जो पहला जो चैप्टर है आपको पढ़ना है, बाल अवस्था का परिचय। बाल अवस्था सॉरी क्या पढ़ना है, बाल अवस्था का परिचय। इसमें आप देख सकते हैं कि परिचय में बाल अवस्था का अर्थ, बाल अवस्था की परिभाषाएं रिलेटेड सब चीज हम लोग को पढ़ना होगा। कि बाल अवस्था के बारे में जितने भी चीज होते हैं, जैसे बाल अवस्था का जो विकास होता है वो कैसे होता है, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका आर्थिक विकास, उसका आपका नैतिक विकास, उसका भौतिक विकास, इस तरीके से संवेगात्मक विकास, है ना, पूरा बाल अवस्था के बारे में स्टडी करना होगा। उसी प्रकार से आपका सेकेंड चैप्टर आएगा किशोरावस्था को समझना, जिसका एज माना जाता है डियर टीनेज 12 से 18। क्या माना जाता है, 12 से 18। उसी तरीके से किशोर जब बड़े होते हैं जैसे जैसे, तो उनकी जो अवस्थाएं होती है वो किस अवस्थाएं में ज़्यादा डेवलप करते हैं, प्रभावित करने के कारक, उनकी विशेषताएं, सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है 12 से 18 के बीच में, किंग ने क्या बोला है, मतलब उसमें डिटेल जाएंगे तो मिलेगा। अगला चैप्टर देखते होंगे विकास में परिप्रेक्ष्य। विकास में परिप्रेक्ष्य, अब कोई भी बच्चा या बालक विकास कैसे करता है, डेवलप कैसे करता है, जब विकास करता है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, उसका होगा। अगला चैप्टर देखते होंगे भाषा का विकास। क्या आपका, भाषा का विकास। तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके भाषा में भी विकास होना चाहिए, कि वो किस भाषा को समझेंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनके भाषा का विकास में होगा, जैसे उनका नॉलेज बढ़ेगा। लास्ट चैप्टर है आपका प्राकृतिक पृष्ठभूमि में बच्चे। किसी भी बच्चे को जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कैसी पृष्ठभूमि मिलनी चाहिए, कि बच्चे का कैसा समाज होना चाहिए, बच्चे का कैसा समुदाय होना चाहिए, कैसा फैमिली होना चाहिए, ताकि बच्चे डेवलप कर सकें। तो आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और एक चैप्टर
और इस जो सब्जेक्ट है BCC1 इस सीटेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिएगा, इस सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट। सीटेट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, और बीटेट हो गया बिहार गवर्नमेंट। और जिस तरीके से अपना अपना स्टेट सब लोग अपना अपना निकालते हैं, है ना, एग्जाम के भी अलग निकालते हैं सब लोग अपना। सीटेट के बाद आपको केंद्रीय विद्यालय में जाना है, जवाहर नवोदय हो गया, सैनिक हो गया, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपका सीटेट गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप बीएड कर लोगे तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 100 मार्क्स का है। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है BCC1 का, ठीक है। अब मैं BCC2 के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो डियर ट्रेनिंग्स, आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने BCC1 के बारे में समझाया, मतलब कोर्स नंबर 1 जो कि आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप था। अब देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, आधुनिक भारत एवं शिक्षा। आधुनिक भारत एवं शिक्षा, अब शिक्षा को कैसे फैलाया गया इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे। इसमें जो चैप्टर आपका है, पहला चैप्टर है विविधता, असमानता एवं हाशियाकरण। हाशियाकरण जिसे बोला जाता है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन जैसे आप देखते होंगे आज़ादी के बाद से महादलित, दलित, अत्यंत पिछड़े वर्ग जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर थे, उनको बहुत कम शिक्षा से नवाजा गया। मतलब उन्हें जो उच्च जाति के लोग थे, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो राजनीतिक कारण से हो, उन्हें अलग कर दिया गया। इसी के लिए तो हरिजन शब्द का वर्ड का इजाद हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने दिया, हरिजन। तो वही होता है हाशियाकरण, जिसको कि शिक्षा से, किसी भी आर्थिक संसाधन से बिल्कुल अलग थलग रखा गया। जिन्हें जो मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिला, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन। इसमें ज्यादातर लोग महादलित, दलित, अत्यंत पिछड़े वर्ग, है ना, के लोग आते हैं, ठीक है। विविधता, हमारे देश में अक्सर लोग बोलते हैं विविधताओं का देश है। असमानता, यहाँ पे अल्पसंख्यक भी हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं, है ना, आपके जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सबको बोला जाता है असमानता। तो मतलब सबको परीक्षा, एजुकेशन से संबंधित सबको प्रावधान दिए गए हैं कि अनुच्छेद 46 में आपको SC/ST के लिए प्रावधान दिया गया, उनके हितों के लिए। ये सब चीजें पहले चैप्टर में आपको पढ़ने होंगे कि दलित, महादलित, अल्पसंख्यक को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, समझ रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सबसे पहले बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब 1, है ना, 5 क्लास तक, जिसे कहा जाता है 5 क्लास तक। तो 1 to 5 सार्वभौमिकरण मिस हो गया, यूनिवर्सलाइजेशन। हमारी सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए कि हर बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया जाए, 100% नामांकन हो, 100% सुविधाएं मिले, 100% आपको सफलता मिले, मतलब किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाए। तो हमारी सरकार का यही है कि प्राथमिक शिक्षा सब बच्चे को मिले। इसके लिए काफ़ी सारी योजनाएं लाई गई, शुरू से ही लाया गया। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड योजना, ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में सुने होंगे। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड योजना को लाया गया था 86-87 में। फिर उसके बाद आपका DPEP लाया गया 94 में। फिर आपका समाख्या योजना, जो लड़कियां, जो औरतें दूर दराज क्षेत्र में रहती थी, पहाड़ी क्षेत्र में रहती थी, जंगल क्षेत्र में रहती थी, उनके लिए लाया गया आपका समाख्या योजना 87 में। फिर हम लोग आगे बढ़े, उसके जैसे से आते चला गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में लाया गया। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन 2000 आपका, है ना, 5 में लाया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पोषाहार योजना, काफी सारी योजनाएं आती गई, है ना, काफी सारी योजनाएं आती गई। जितना कि मैंने आपको बोला DPEP, है ना, आपका पोषाहार योजना, मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, RMS से, ये सब योजना
प्राथमिक शिक्षा के लायक, ये सब पढ़ना है आपको। शिक्षा एवं संवैधानिक प्रावधान, हम लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किस संविधान में, मतलब उसको संविधान से हम लोग को जोड़ना है। गुणवत्ता शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे वृद्धि की जाए। राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा दिलाया जाए। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। 1986 है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1965, ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। तो ये सब शिक्षा को लेवल उठाने के लिए किया गया। शिक्षा में विभिन्न आयोगों व नीतियों का अध्ययन, अब इसमें काफी सारे आयोग लाए गए, जैसे कि 52-54 में लाया गया मुदालिया आयोग, 64-66 में लाया गया आपका 64-66 में लाया गया आपका कोठारी आयोग। तो काफी सारे योग लाए गए। वर्धा कमीशन 1937 में। तो ये सब कमीशन लाने का मकसद था कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया 1937 में, जो वर्धा कमीशन के नाम से फेमस है। मुदालिया आयोग मैंने आपको जिक्र किया। ये सब कमीशन लाते गए। अभी आपका 2020 में जो नई शिक्षा नीति है कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में लाई गई। ये सब आयोग लाया गया शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। शिक्षा में आदर्शवाद, आदर्शवाद क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है। आदर्शवाद क्या होता है, आध्यात्मिकता पे बल देता है। शिक्षा में प्रकृतिवाद, नेचर पे बल देता है, जिसमें कि प्लेटो, रूसो, आदर्शवाद में है ना, प्लेटो का बहुत जिक्र किया गया है। इसमें प्रकृतिवाद में रूसो का जिक्र किया गया। ये सब शिक्षाविद हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इसमें जब आप पढ़ोगे तो जितने भी वैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिक है आपका प्लेटो, जॉन डीवी, ये सब का नाम का काफी जिक्र किया गया है। तो ये आपका BCC 2 है और ये भी आपके सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल है ना जॉब के लिए या बीटेट के लिए। तो ये भी आपका आता है 100 मार्क्स का, क्रेडिट 4। तो मैंने BCC 2 कंप्लीट किया, अब हम लोग BCC 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग ट्रेनिंग आप देख रहे होंगे, हम लोग BCC 3 पे पहुंच चुके हैं। BCC 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, BCC 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन, BCC 3 आपका हो गया टीचिंग एंड लर्निंग। सब्जेक्ट का नाम है टीचिंग एंड लर्निंग। अधिगम, अधिगम एवं शिक्षण। अधिगम का मतलब होता है कोई चीज को ग्रहण करना, सीखना, है ना, या सिखाना, अधिगम। तो अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, अधिगम में अधिगमकर्ता की भूमिका, मतलब कोई सीख रहा है तो उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। इसको आप अधिगम को इस तरीके से समझें, लर्निंग, है ना, लर्निंग के रूप में समझें कि आप सीख रहे हैं। जैसे वहां पे आप जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए बीएड में, तो वहां पे आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वे सिखा, है ना, आप उनसे सीखते हैं, लेकिन वैसे चीज को सीखते हैं जिनको आपको बच्चे को भी सिखाना है। किसको सिखाना है, बच्चे को भी पढ़ाई का तरीका सिखाना है। इसमें स्टोरी के रूप में काफी सारा मैकडूगल, आपका कोएलवर, कोफा, बर्दीमर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जो हम लोग का दिमाग होता है, जीन पियाजे काफी फेमस है, बाइकॉस्की, इस सब का जिक्र किया गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद से ही वो सीखना शुरू कर देता है और मरते दम तक सीखता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद ही वो सीखना शुरू कर देता है और मरते दम तक सीखता है। बाइगोस्की क्या बोलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या समझाते हैं कि कोई भी बच्चा समाज में रहकर सीखता है। सबसे पहले, है ना, जीन पियाजे के अनुसार विचार को प्रायोरिटी दिया गया, उसके बाद भाषा को प्रायोरिटी दिया गया है। बाइगोस्की के अनुसार सबसे पहले भाषा को प्रायोरिटी दिया, उसके बाद विचार को। तो ये सब चीज, मतलब बच्चा कैसे सीखता है, समाज में रहकर सीखता है। कोई कहेगा कि बच्चा खुद से सीखता है, खुद से उसको दिमाग फर्टिलाइज होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, बच्चा शुरू में जन्म लेता है तो चूसता है, वस्तुओं को पकड़ता है, 2 साल हो जाता है, 2 साल के बाद बच्चा, कोई माँ बोलती है बेटा
तुरंत उसका दिमाग खनकता है, याद कर लेता है कि मेरी माँ बुलाई है, तुरंत वो अपने बॉडी को रोटेट कर लेता है। तो ये सब चीजें पढ़ना है। फिर 7 साल होता है बच्चे का, 7 साल में बच्चा पढ़ाई के दरमियान सीखने लगता है। शुरू में बच्चा को क्या लगता है कि जैसे बच्चा चलता है तो उसको लगता है कि सूरज भी चल रहा है उसके साथ, चांद भी चल रहा है उसके साथ। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो नहीं, वो समझता है कि हम चल रहे हैं, सूरज थोड़े चल रहा है, सूरज तो वहीं पे है। ट्रेन वगैरह पे आप सफर करते होंगे, तो जब ट्रेन चलना शुरू होता है तो लगता है क्या कि ट्रेन चल रहा है, भाग रहा है, स्टेशन भाग रहा है, लेकिन रियल में ट्रेन चलता है। तो ऐसा ऐसा फीलिंग आता है बच्चे में। तो आप समझ सकते हैं, किसी बच्चे से पूछेगा, छोटे बच्चे से, कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बता देगा पटना। लेकिन उसी से पूछिएगा घुमाकर कि पटना किसकी राजधानी है, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे बच्चे को होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बता देता है कि जब बिहार की राजधानी पटना है तो पटना किसकी राजधानी, बिहार की होगी। तो ये सब बच्चे में डेवलपमेंट होते जाते हैं गुण। फिर बच्चा डिबेट करना सीख लेता है, वाद विवाद करना सीख लेता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्वेश्चन करने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है लॉजिकल सवाल पूछता है, नियम कानून से संबंध रखने लगता है। ये सब चीजें पढ़ना है इसमें। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा कि मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनमें जो दिमाग से संबंधित एक वर्ड होता है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। संज्ञान का मतलब होता है समझना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। तो कैसे कैसे वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, समझ रहा है, ये सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ना होगा। और इसका भी क्रेडिट 4 होगा, थ्योरी 80 मार्क्स, प्रैक्टिकम 20 मार्क्स। ये भी इंपॉर्टेंट होगा सीटेट के लिए। तो आप समझ सकते हैं बीसीसी 1, बीसीसी 2, बीसीसी 3 ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं 3 सब्जेक्ट का जिक्र किया, अब मैं 4th सब्जेक्ट का जिक्र करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखेंगे हम लोग। तो डियर ट्रेनीज, आप देख रहे होंगे हम लोगों ने बीसीसी 1, बीसीसी 2, बीसीसी 3 किया, अब बीसीसी 4 करना है। यहाँ से वो फर्स्ट सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था, यहाँ से आप देख रहे होंगे वो क्रेडिट 4 था, यहाँ पे क्रेडिट 2 हो गया। थ्योरी 40 मार्क्स, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स, 50 मार्क्स। सब्जेक्ट का नाम है ये आपका बीसीसी 4, जिसे हम लोग बोलते हैं कोर्स 4। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम ध्यान रखें, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम एवं भाषा। भाषा एवं साक्षरता, साक्षरता समझ रहे होंगे। लिटरेसी रेट, किसी भी स्टेट की जो लिटरेसी रेट होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए। साक्षरता से आप क्या समझते हैं? क्या साक्षरता वही होता है कि लोग पढ़ लिया और जो बेरोजगार है तो उसको आप साक्षर बोलेंगे क्या? पढ़ने के बाद नौकरी लगेगा तब तो बोलेंगे साक्षर। ये सब चीजें पढ़ने होती है भाषा के बारे में कि किस तरीके से बच्चे को भाषा पढ़ाया जाए। किसी विद्यालय में जो भाषा जो सिखाया जाता है वो भाषा कैसी होनी चाहिए, इस सबसे संबंधित आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। बहुभाषा, अब कोई दूसरे स्टेट के बच्चे हैं उनको किस भाषा में समझाया जाए, तो एक कॉमन लैंग्वेज तो इंग्लिश होगा ही, उसको उस तरीके से पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम, जो आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, चैप्टर्स है, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाए। भाषा कक्षा कक्ष, क्लासरूम के बारे में बात हो रही है कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे हो, किस लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से उसको कैच कर सके, ऑब्जर्व कर सके। भाषा कौशलों का विकास, भाषा कौशलों का विकास, इसमें क्या पढ़ना है कि आप अपने कौशल को कैसे निखारते हैं। किसी भी चीज को आप कैसे सुनोगे, उसके बाद उस पर सोचोगे, फिर वहां पे आप लिखोगे, तब तो आपका डेवलपमेंट होगा। किसी भी चीज को आप इतना जरूर जानते होंगे कि सबसे पहले सुना जाता है, उसके बाद उस पर ऑब्जर्व किया जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि जब कोई बीएड कर रहा है बच्चा तो ऑब्वियसली वो ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट के बाद तो इतना तो समझ हो ही जाता है कि किसी भी चीज को कैसे सुना जाए, ताकि जब कोई चीज सुन लेगा अच्छा से बच्चा, तो जब उसके बारे में सोचेगा, कंसीडर करेगा, तो बहुत सारा चीज समझ में आएगा। तो
वो सब चीजें अपने कौशल को निखारने के लिए, तो कौशल को निखारने के लिए क्या होता है, किसी भी चीज को यदि बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, तो ऑटोमेटिक वो आपको याद आ जाएगा। ये सब चीजें आपको BCC 4 में पढ़नी होती है। मतलब विषय का नाम ही है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा का कैसा प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है, भाषा। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो डियर ट्रेनिज, आप देख रहे होंगे BCC 5, ये भी आपका 50 मार्क्स का है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, अनुशासन एवं विषय को समझना। पहला चैप्टर ही है अनुशासन एवं विषय को समझना। कैसा अनुशासन हो, अब गणित के बच्चे को किस अनुशासन से पढ़ाया जाए, इंग्लिश के बच्चे को किस अनुशासन से पढ़ाया जाए, सबका एक अलग अलग प्रोसेस होता है। अनुशासनात्मक ज्ञान, ऐसा ज्ञान हो, नॉलेज हो जो कि डिसिप्लिन से संबंधित हो। विषय वस्तु के सिद्धांत, जो भी आप विषय वस्तु चूज कर रहे हैं उसके भी नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। बच्चों में समुदायों के अनुभव, कोई बच्चा है तो उसमें जो सोसाइटी का, समाज का किस प्रकार का अनुभव आता है, ऑब्वियसली आएगा। जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होगा, जिस फैमिली का, उनके जो बच्चे होंगे काफ़ी डेवलप होंगे, उनका जो विचार होगा काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होगा वो बच्चा, समझ सकते हैं। जिसका फैमिली, जिसका लोअर क्लास फैमिली होगा, मीन्स जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी कम होगा, उनके बच्चे का जो ज्ञान होगा ऑब्वियसली वो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनका जो ज्ञान होगा बहुत मंद गति से आगे बढ़ेगा, मतलब हो सकता है कि कम ही हो। लिंग पहचान, भूमिका एवं अनुशासन। लिंग पहचान में क्या होगा कि मेल और फीमेल में किस टाइप का अनुशासन होना चाहिए। आजकल के सिलेबस में आप देखते हैं कि ज़्यादातर मेल डोमिनेंट होता है। जैसे किसी भी स्कूल में जब डेकोरेशन का काम है, सजावट का काम है, तो लड़कियों को दे दिया जाता है। कोई भारी काम है तो लड़कों को दे दिया जाता है। एक शुरू से मेंटलिटी, होम साइंस है तो लड़कियां ले लेती है, म्यूजिक है तो लड़कियां ले लेती है, मैथ्स के बारे में बोला जाता है कि लड़कियां मतलब वो हार्ड होती है, लड़के लेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में BCC 5 में। अब हम लोग BCC 6 देखेंगे। डियर ट्रेनिज, आप देख रहे होंगे BCC 6 हम लोग पहुंच चुके हैं, ये भी 50 मार्क्स का होता है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, चैप्टर का नाम है ना, मतलब सब्जेक्ट का नाम है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। लिंग, विद्यालय एवं समाज। लिंग, विद्यालय एवं समाज, इसमें देखिए चैप्टर क्या, घर एवं समाज में लिंग भूमिका, हमारे समाज में मेल और फीमेल की क्या क्या भूमिकाएं होती है। इसमें आप समझ सकते हैं कि स्त्री जो फीमेल है उसको कैसे दबाया जा रहा है, हमारे समाज में कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सब पूरा पढ़ना होता है। मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाए पढ़ने के लिए, कोई अधूरा नहीं। किसी भी गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो 2 पहिया होता है उसके समान स्त्री और पुरुष को माना जाए। यदि एक पहिया भी पंचर हो जाएगा तो वो आगे नहीं जाएगा। स्त्री की शिक्षा के बिना आप कैसे देश की कल्पना कर सकते हैं, एक अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये पूरा आपको जेंडर से रिलेटेड है, हमारे समाज में स्त्रियों की क्या क्या भूमिकाएं हैं, उन्हें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उन्हें किस तरीके से डेवलप करना चाहिए। तो ये आपका BCC 6 में है। इतने का एग्जाम जो होगा आपका सेंटर पे होगा। अब जो एग्जाम होगा आपके कॉलेज में होगा जहां आपकी एडमिशन होगी, उसमें EPC आ जाएगा, EPC 1, EPC 2, EPC 3। जस्ट मैं उसका भी कर देता हूं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर ट्रेनिज, हम लोगों ने BCC 1, BCC 2, BCC 3, BCC 4, BCC 5, BCC 6 किया। अब देख रहे हो कोर्स 7A। 7A में क्या होता है, जिनके जो ऑनर्स पेपर होते हैं, जिनका इंग्लिश है, मेरा ऑनर्स पेपर इंग्लिश है फर्स्ट ईयर में, मतलब ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन में होता है, तो मैं इंग्लिश के बारे में आपको समझा दूंगा। जिनका मैथ्स होगा तो मैथ्स के बारे में करेंगे, जिनका बायो होगा बायो के बारे में, जिनका केमिस्ट्री हो केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में समझना होता है। इंग्लिश आखिर सब्जेक्ट क्या है, आखिर इसको जरूरत क्यों पड़ी, टाइप्स ऑफ रीडिंग कैसे पढ़ाया जाए, मेथड्स ऑफ टीचिंग,
पढ़ाने का क्या प्रोसेस होना चाहिए। जैसे आप बच्चे को ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा सकते हैं, ग्रामर मेथड से पढ़ा सकते हैं, कैसे तरीका होना चाहिए, मेथड्स बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ा सकते हैं, दोनों मेथड से पढ़ा सकते हैं, ट्रांसलेशन से भी और ग्रामर से भी। टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चे को अच्छे समझ में आ जाए। ऐसे पढ़ाया जाए कि स्टार्टिंग में ऐसा पढ़ाया जाए जो उनको बच्चे को आते हैं, इजी चीज, ज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चे को। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश का स्कोप वर्ल्ड में कैसा है, कहाँ कहाँ है आखिर, अमेरिकन इंग्लिश, इंग्लैंड की इंग्लिश कैसे बोली जाती है, ये सब की चीज़ें के बारे में पढ़ना है। पूरा एकदम होल, पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। डीपली का मतलब पूरा डीपली, तो ये भी होता है आपका 50 नंबर का। इसे बोलते हैं कोर्स 7A और 7B होगा सेकेंड ईयर में। तो हम लोगों ने जितने भी सेंटर्स पे एग्जाम होंगे पूरा हम लोगों ने 500 का पूरा कर लिया। अब हम लोग कॉलेज में जो एग्जाम होते हैं EPC 1, EPC 2, EPC 3 उसका जिक्र करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो डियर टेनिस, अब जो आपका एग्जाम कॉलेज में होगा जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है उसको बोला जाता है EPC 1। जैसा कि मैंने EPC के बारे में बताया था कल, इनहांस प्रोफेशनल कैपेसिटीज, खुद का अपना डेवलप करना स्किल्स। लिखित भाषा कैसे आपको लिखा जाना चाहिए, लिखने के लिए तरीका आना चाहिए। मौखिक भाषा कैसे किसी चीज़ को बोला जाना चाहिए। पठन बोध कैसे पढ़ें और कैसे समझें। पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व, कक्षा क्लास में कैसा भाषा का यूज हो। सुनने व बोलने का कौशल, सुनने के लिए क्लास का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए, ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए। श्रवण एवं वाचन कौशल, सुनना और बोलने का स्किल्स कैसा होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की जरूरत, ये बताइए कोई भी कोर्स कर रहे हो तो किताब की जरूरत तो पड़ेगी ना सिलेबस के। लेखन कौशल, कैसे कोई चीज को लिखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। भले ही आपके कॉलेज में होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट, तो आपका जो स्किल्स है बोलने का, लिखने का, समझने का, सुनने का, इसमें स्किल टेस्ट होता है। किसी भी चीज़ का जैसे आपको टॉपिक मिला तो उस पर आप स्पीच दे सकते हो, नॉलेज होगा तो स्पीच दोगे। तो ये हो गया EPC 1 जो कि 40 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स यहाँ भी आपका प्रैक्टिकल मिलेगा जो कि कॉलेज के अंदर होगा, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग EPC 2 जाएंगे और EPC 3 जाएंगे। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग EPC 2 में पहुंच गए जिसमें ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में ड्रामा का महत्व। जैसे किसी भी अशिक्षित लोग है ना, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसके लिए ड्रामा आप किसे, शराब रोको अभियान, दहेज प्रथा को रोकने का अभियान, कैसे आगे बढ़ना है हम लोगों को, भ्रूण हत्या, उसके लिए ड्रामा किया जाता है स्कूल्स कॉलेज में, उसमें आप भाग ले सकते हैं और सोसाइटी को मैसेज दे सकते हैं कला के बारे में, प्रदर्शन कला, कला का मूल्यांकन, कला का समाज एवं संस्कृति, नाटक कर सकते हैं, नुक्कड़ कर सकते हैं, नाटक में है ना, कला की विभिन्न क्रियाओं में वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, गिटार बजाना, ये सब चीज ये सब में आते हैं। अभिनय या नाटक, एक्टिंग कर सकते हैं, गीत संगीत, गीत गा सकते हैं, नाटक कर सकते हैं जैसा कि मैंने बोला, लोकगीत गा सकते हैं, शिल्प कला, पेंटिंग, ड्राइंग, भारतीय स्थापत्य जैसे मुगल काल में स्थापत्य, खासकर जहांगीर अपने आप को बोलता था कि मेरे सामने यदि कोई पेंटिंग रखा जाए तो मैं आंखें बंद करके बता सकता हूं कि वो पेंटिंग किस लिए बनाया गया है और किसने बनाया है। जहांगीर बोलता था कि वो पेंटिंग किसने बनाया है और उसको क्या मैसेज दे रहा है, वो तक बता देता था वो देखकर। तो मुगल काल में पेंटिंग ये सब की काफी जिक्र हुई है, मध्यकालीन सल्तनत काल, तो पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट, ड्रामा, ये सब EPC 2 में पढ़ने होते हैं। तो EPC 2 हो गया, ये भी 50 मार्क्स का होता है जो कॉलेज में होते हैं। अब हम लोग EPC 3 के बारे में जानेंगे। डियर टेनिस, आप देख रहे होंगे हम लोग EPC 3 में पहुंच चुके हैं। सबसे लास्ट सब्जेक्ट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। अब शिक्षा को हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं, आपको पता ही होगा। कॉन्फ्रेंस भी हम लोग करते हैं, वेबिनार होता है, शैक्षिक तकनीक,
कंप्यूटर से सीखना। कोविड के दरमियान आप समझते होंगे, जब कोविड था तो हम लोग की लाइफ में इंटरनेट का कितना वैल्यू था। मोबाइल से हम लोगों ने सीखा, कंप्यूटर से सीखा। लोग गूगल मीट पे बहुत सारे लोग ऐड हो जाते थे, टीचर उनका क्लास लेता था। तो यही सब पढ़ना है इसमें, सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, वीडियो डिस्क, इंटरनेट, सैटेलाइट, आईटीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को इसमें ओवरऑल पढ़ना है। मतलब इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे। जैसे मैं जो अभी सिंपल सी बात एग्जांपल में पुट करता हूँ, मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूँ। यदि ये मोबाइल को मैंने यूज किया है तो मीडियम हो गया आपका मोबाइल, इसी के द्वारा आप मेरा ये वीडियो देखोगे तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी बातों को आपको जन जन तक पहुंचाने का जो काम कर रहा हूँ मोबाइल के माध्यम से कर रहा हूँ। कोई कंप्यूटर के माध्यम से करेंगे, सिखाने का काम करेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, कि एजुकेशन में हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं और जन जन तक कैसे पहुंचाते हैं, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो हम लोगों ने टोटल 650 मार्क्स का कर लिया है, जो कि 500 मार्क्स सेंटर पे आपका एग्जाम होगा और 150 मार्क्स आपका एग्जाम होगा कॉलेज के अंदर, जिसमें EPC 1, EPC 2, EPC 3 आएगा। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। काफ़ी लंबा इसका जो ड्यूरेशन था काफ़ी चला। लोगों का डिमांड था कि BCC बीएड फर्स्ट ईयर में सिलेबस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रेंस को देखें, इंट्रेंस में कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद आप बीएड फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन ले लिए हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर का होल सिलेबस देख सकते हैं। तो तब तक के लिए साहिल सिंह टारी को परमिशन दें, इजाज़त दें। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।